हेलो एंड वेलकम बैक। आज की हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, बुलिश या बेरिश, और हमें उस ट्रेड में कितना कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सब होता है आफ्टर वी हैव टेकन अ डिसीजन वेदर टुडे इज़ अ गुड इनफ डे टू ट्रेड और नॉट। तो दिन ट्रेडेबल है या नहीं, ये हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। और इससे इसके अलावा हमने और अब तक इंट्राडे माइंडसेट, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट और सीपीआर के बहुत बेसिक्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट, क्योंकि ये सीरीज़ सीक्वेंस वाइज देखना ही सही रहेगा। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इंट्राडे इंडाइसेस ट्रेडिंग में आपको रोज़ाना ये 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। पहला क्वेश्चन तो पार्टिसिपेशन है, जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था कि हमें ट्रेड करना है आज या नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों में से। ये दिस इज़ टू आई इंट्राडे ट्रेडिंग व्हाट स्टॉक सिलेक्शन इज़ टू कैश स्विंग ट्रेडिंग। तो हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्शनल है। आप चाहे उसे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हों या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या इवन आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको ट्रेंडिंग डे चाहिए। और आपको पहला डिसीजन जो लेना है वो यही लेना है कि वेदर आई शुड ट्रेड टुडे और नॉट। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन। तो मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, और अनटिल और अनलेस प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है मैं रिवर्सल ट्रेड्स मोस्टली नहीं लेता हूँ। तो हमको बेसिकली दो ही क्वेश्चन आंसर करने हैं कि प्राइस हमारा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और क्या प्राइस अपने वैल्यू जोन से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं है। और इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो होता है कन्विक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन। तो क्योंकि इंट्राडे इंडाइसेस ट्रेडिंग का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैश स्विंग ट्रेडिंग से कम है, ये बात हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए यू नीड इधर अ हाई विन रेट और डिसप्रोपोर्शनेटली माइनर लॉसेस, और ये अचीव किया जा सकता है डायनेमिक साइजिंग से, वेरिएबल पोजीशन साइजिंग से। तो इसके लिए पहले आपने डिसीजन लिया कि मुझे आज ट्रेड लेना है, दूसरा आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और फिर आपके पास एक बायस होना चाहिए रिगार्डिंग द कन्विक्शन ऑफ द सेटअप। तो हाई कन्विक्शन जो सेटअप्स हों उसमें आप नॉर्मल या बिग साइज लीजिए, और लो कन्विक्शन सेटअप्स में आप स्मॉल साइजेस लीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपके पास हैं तो उस दिन यू आर रेडी टू गो। तो आज का जो डिस्कशन मेनली रहेगा वो इन दो टॉपिक्स पर रहेगा, और उसके साथ में एक प्री मार्केट रूटीन क्या होना चाहिए आपके लिए। तो जैसे कि हमने थर्ड वीडियो में ये देखा था कि सीपीआर एक लीडिंग इंडिकेटर है, जिसका मतलब है कि कल के अगले दिन के लेवल्स जो हैं आपको मार्केट क्लोज पर ही मिल जाते हैं डेवलपिंग सीपीआर के फॉर्म में। इसका मतलब है कि हम इसकी हेल्प से एक प्री मार्केट बायस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये है मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर। क्या कर रहे हैं ये, पिच पर बैठकर ये मेडिटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ के पिच की फील ले रहे हैं, वातावरण को देख रहे हैं। और अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, प्रोबेबली देख रहे हैं सामने से बॉल आएगी कैसे लगेगी, मैं कैसे उसको प्ले करूँगा, और कैसा कैसा मुझे फील होगा। तो ये है, ये इट्स जस्ट लाइक अ रिहर्सल ऑफ द मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर टुमारो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हम दो चीज़ें जो हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो पहली जो चीज़ होती है वो तो होती है लोकेशन। तो लोकेशन ऑफ टुमारोज प्राइस वो क्या रहेगी।
इसके लिए हम सीपीआर की जो मल्टी डे रिलेशनशिप्स हैं उसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीपीआर है और ये कुछ इस ओरिएंटेशन में आपको मिल रहा है, और जो अगले दिन के सीपीआर के लेवल्स हैं वो डेवलपिंग सीपीआर के फॉर्म में आपको इस तरह से मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप हर दिन यहाँ कहीं पर भी एक पुल बैक ट्रेड लेने के ओरिएंटेशन से आते हैं, और इस दिन अब आपका मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि भाई अगले दिन भी ये सीपीआर इसी फॉर्मेशन में है, तो प्राइमरीली मेरा बायस बुलिश रहना चाहिए। अगर प्राइस इसी लेवल पर ओपन होता है तो प्राइस सीपीआर के ऊपर ही ओपन होगा। तो जब भी हम सीपीआर के ऊपर रहते हैं तो हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, और जब हम सीपीआर के नीचे होते हैं जब प्राइस, तब हम एक बेरिश ट्रेड प्रेफर करते हैं। ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। सीपीआर रिलेशनशिप जब हम चार्ट पर देखते हैं तो हमें जूम आउट करना होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये सीपीआर एक डिसेंडिंग सीपीआर है। प्राइस नीचे ही खुल रहा है। सीपीआर के ऊपर जाने की जो अटेम्प्ट्स हैं वो सब अटेम्प्ट्स फेल हो रहे हैं और प्राइस नीचे ही रह रहा है। तो इन दिनों में आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, वो एक बेयरिश ओरिएंटेशन के साथ आप जाएंगे। और अब जब अगले दिन का हम डेवलपिंग सीपीआर देख रहे हैं तो ये भी इसी सीपीआर के नीचे ही खुल रहा है, यानी वो अभी भी एक डिसेंडिंग ओरिएंटेशन में ही है। और सीपीआर की विड्थ से भी एक एक एक, एक जस्ट एक बायस हम अगले दिन के लिए बना सकते हैं कि भाई ये एक वाइडर है सीपीआर, वाइड रेंज सीपीआर है। इस दिन मार्केट भी कंसोलिडेट हुआ है, और इस अगले दिन का जो डेवलपिंग सीपीआर है ये मुझको एक नैरो विड्थ सीपीआर नज़र आ रहा है, यानी कि अगला दिन जो है इट कैन बी ट्रेंडिंग। और अगले दिन के प्राइस ओपन का एक एस्टिमेशन एसजीएक्स निफ्टी के लेवल से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये अब जब आप सुबह देखेंगे तो यहाँ जो एसजीएक्स निफ्टी का ये लेवल होगा वो आपको बोलेगा कि भाई ये प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है। तो आप और एक थोड़ा सा एक बायस बना सकते हैं प्री मार्केट कि आज चलो हम सीपीआर के ऊपर या सीपीआर के नीचे ओपन हो रहे हैं। अब ये तो हो गया एक प्री मार्केट बायस। अभी मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है और आप एक व्यू के साथ जो है इसको एंटर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है जिसे कहते हैं फर्स्ट बार फीडबैक, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर जो फर्स्ट कैंडल होती है, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, वो किस तरह की होती है। ये दिस विल बी द फर्स्ट टेस्ट ऑफ योर प्री मार्केट बायस। यहाँ पर अब हमें किस तरह की कैंडल स्टिक की ज़रूरत है। तो एक बहुत बेसिक अगर बात मैं कहूँ तो जो कैंडल स्टिक्स होती हैं इनको ब्रॉडली हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो होती है वाइड रेंज कैंडल स्टिक, और दूसरी होती है जो वाइड रेंज कैंडल स्टिक नहीं होती हैं। मैं यहाँ नैरो रेंज कैंडल्स नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या तो वाइड रेंज है या वाइड रेंज नहीं है। अब इसमें बाकी सब कुछ इसमें ही आ गया, ठीक है। और वाइड रेंज कैंडल स्टिक्स में भी फिर 2 तरह के फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली तो है एक वाइड बॉडी कैंडल स्टिक, यानी कि जो कैंडल की रेंज है उसका ज़्यादातर पार्ट कैंडल का बॉडी ऑक्यूपाई करके रखा है। या फिर हो सकती है एक वाइड टेल कैंडल स्टिक। इसको कुछ इस तरह से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बेसिक कैंडल स्टिक है, ये ओपन प्राइस है, फिर यहाँ क्लोज प्राइस है, एक हाई और एक लो बना। तो इस दिन प्राइस यहाँ ओपन हुआ होगा और यहाँ पर एक बुलिश एक्शन के साथ में बुल्स प्राइस को एक हाई तक लेकर गए, और फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटी हुई, अल्टीमेटली द प्राइस क्लोज्ड हेयर ओनली, ठीक है। तो ये एक बुलिश डे है। इस दिन के प्राइस एक्शन में जो टेल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। कैंडल की जो रेंज है पूरी कैंडल की, वो ज़्यादातर पार्ट उसके बॉडी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसमें ये एक और क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता चलेगा कि कैंडल हमारी वाइड रेंज कैंडल है या नैरो रेंज कैंडल है। तो इस
इसके लिए रादर देन कि आप कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ढूंढें, मुझे लगता है कि पिछले 6-8 कैंडल्स में से जो भी कैंडल आपको बड़ी दिख रही है आँखों से आई बॉल करके, उसको आप एक वाइड रेंज कैंडल बोलिए। तो इसके लिए ज़रूरी एक चीज़ ये है कि जो आपका चार्ट है ना, ये चार्ट एक जैसा रोज़ाना आपको इसको एक ही जैसे डायमेंशंस में देखना चाहिए। कभी भी ये जो स्केल्स हैं इनको ऐसे 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 नहीं करते रहना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और आपका जो चार्ट का जो कैनवस है, ये जो कैनवस है इसके जो मार्जिन्स हैं ये स्टेबल रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आपको मन करा और आपने इसको यहाँ पर 20 कर दिया और एक बॉटम को आपने 40 कर दिया और आपका चार्ट एक अलग तरह से आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत वॉलेटिलिटी कंप्रेस कर हो गई है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो खैर जैसे ये एक बुलिश कैंडल है, ऐसे ये एक बेरिश कैंडल है। इस दिन भी जो प्राइस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ होगा और अल्टीमेटली जो प्राइस है वो अपना जो मेजर पार्ट है दिन का या उस कैंडल का, वो एक बेरिश टेरिटरी में ऊपर से नीचे तक रहा। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे पास, ये जो हैं वाइड बॉडी कैंडल के। दूसरे तरह की जो कैंडल्स हमें मिलेंगी वो हैं जो वाइट टेल कैंडल्स हैं। तो इसमें जो ओपन और क्लोज प्राइस है ये तो बहुत पास पास है, यानी कि जो बॉडी है वो छोटी है लेकिन जो टेल है वो मेजर पार्ट जो कैंडल की रेंज है वो उस टेल ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इस दिन प्राइस यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है और उसके बाद में एक बेरिश एक्शन उसको बिल्कुल नीचे तक एक न्यू लो बनाता है, लेकिन बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर उस प्राइस को ये यहाँ पर क्लोज करा देते हैं। ठीक है, तो इसी का जो कन्वर्स एक अगर आप बेरिश एक्शन देखें तो इसमें ये कैंडल का जो लोकेशन है, जो बॉडी का जो लोकेशन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और जो टेल है ये बन रही है ऊपर। तो इसमें भी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ और फिर बुलिश एक्शन उसको एक हाई तक लेकर गया, उसके बाद में वापस बेयर्स आ गए, उन्होंने प्राइस को एक लोअर लेवल तक पहुंचाया और अल्टीमेटली वहाँ पर क्लोज करा दिया। तो इस तरह की कैंडल में अब ये इसका ओपन है और क्लोज है और ये इस कैंडल का ओपन और क्लोज है। तो अब ये जो क्लोज है, अगर ये यहाँ की बजाय अगर ये यहीं क्लोज हो जाता, यहाँ क्लोज हो जाता या यहाँ क्लोज हो जाता, तो इस कैंडल का जो कलर है वो रेड हो जाता। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज होने की जगह यहाँ क्लोज हो जाती तो इस कैंडल का कलर प्रोबेबली ग्रीन हो जाता। तो इतनी बड़ी जब टेल होती है तब कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे तो ज़रा ऊपर नीचे यहाँ होने की वजह से कलर चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेजर एक्शन है वो कहाँ हुआ है, वो इस टेल में हुआ है। तो ये टेल डिसाइड करती है कि इस तरह की कैंडल को आप बुलिश बोलेंगे या बेरिश बोलेंगे। ठीक है, ये तो ओवरटली यहाँ पर तो क्लियरली कोई दूसरी साइड है ही नहीं उस कैंडल में, और लेकिन यहाँ पर जो टेल है वो डिसाइड कर रही है कि डोमिनेंट साइड कौन सी है। और इसके अलावा जो तीसरी जो वाइड रेंज कैंडल हमें मिल सकती है वो होती है जिसमें कि बॉडी एज वेल एज टेल, ये दोनों ही किसी किसी क्लियर डोमिनेंस रेंज में बॉडी की है या टेल की है, ये आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत वोलेटाइल कैंडल होती है जिसमें कि प्रोबेबली एक टसल चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। ठीक है, ये हाई यहाँ लेके गए, फिर यहाँ बेयर्स नीचे तक लेके आए, फिर बीच में कुछ एक्शन हुआ और अल्टीमेटली प्राइस यहाँ क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कैंडल है ये आपको कोई मेजर इन्फ्लुएंस इससे नहीं मिल पाता है एज़ कंपेयर टू दीज कैंडल्स, जो कि बहुत क्लियरली
आपको बताती हैं कि आपका जो फीडबैक है कैंडल से वो बुलिश है या बेरिश है। तो हमको यहाँ पर कैंडल स्टिक, किस तरह की कैंडल स्टिक से मतलब है, हमें चाहिए वाइड रेज कैंडल स्टिक, और वो भी या तो वाइड बॉडी कैंडल स्टिक हो या वाइड टेल कैंडल स्टिक हो, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हम उससे कुछ फीडबैक ले सकते हैं। चार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पर एक प्री मार्केट बायस हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि हम बेरिश हैं, और अगला दिन ओपन होता है ठीक उसी तरह की कैंडल स्टिक के साथ में जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ बड़ी टेल्स हैं दोनों तरफ और बॉडी भी बड़ा इनडिसाइसिव है, इसकी लोकेशन भी जो है बिल्कुल सीपीआर के अंदर है। तो इस कैंडल से फर्स्ट बार हमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और फर्दर एक दो कैंडल और डेवलप होने देना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, ये है एक वाइड रेंज कैंडल, वाइड बॉडी कैंडल, ये क्लियरली एक बेरिश बायस डिनोट कर रही है और प्राइस सीपीआर के नीचे है। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन थोड़ी सी मिल रही है, बट स्टिल यू आर नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये डायरेक्शन किसी ट्रेडेबल मूव में कन्वर्ट होगी या नहीं। अल्टीमेटली ये एक ट्रेडेबल आपको बेरिश मूव इस दिन मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ पर एंट्री एग्जिट नहीं देख रहे हैं, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है और किस कन्विक्शन के साथ लेना है। अगला दिन भी आपका जो सीपीआर है वो एक डिसेंडिंग ओरिएंटेशन में है। जो फर्स्ट कैंडल अगले दिन की आपको मिलती है वो एक बुलिश कैंडल है, ऑल्दो इसकी लोकेशन स्टिल सीपीआर के अंदर है। तो फिर आपको इनिशियल कुछ कैंडल्स के लिए वेट करना पड़ेगा अपना एक बायस बनाने के लिए। और इस दिन भी आपको एक बेयर्स जो हैं अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और आपका जो ओरिएंटेशन है दैट शुड बी टुवर्ड्स अ बेयरिश ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड के लिए आपको ओरिएंटेशन अपनी बनानी है। तो इसके आगे फिर अगला दिन जो आता है, तब आप यहाँ से देखिए कि कई दिन से यहाँ जो चार्ट है ये एक डिसेंडिंग ओरिएंटेशन में है, कई दिन हो गए, और बुल्स जो हैं कहीं कहीं पर अपनी प्रेजेंस, कहीं कहीं पर अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लेकिन वो दे आर अनेबल टू टेक द प्राइस अबव द सीपीआर। पिछले ये यहाँ से यहाँ तक शायद ही ये सीपीआर के ऊपर प्राइस को ले जा पाए हैं, और टोटल बेयर डोमिनेंस यहाँ पर हो रही है। इस दिन भी फिर अगला दिन सीपीआर जो है डिसेंडिंग ओरिएंटेशन में है, तो हम फिर भी अपना बायस डाउन साइड पर ही रखेंगे। और इस दिन अब तक बुल्स की जो बेयर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब वो जाते जाते एक इतना बड़ा गैप डाउन करके इस दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली ये लोकेशन, दिस इज़ बियॉन्ड वैल्यू एंड रेंज, दिस हैज़ ओपनड विद अ गैप, the first bar is overtly bearish and we are in a descending alignment। तो इससे ज़्यादा और bearish क्या हो सकता है। लेकिन आपको फिर ये सब भी देखना है कि भाई ये इतने दिन के बाद में क्या कहीं एक ये क्लाइमेक्टिक तरह का एक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पर भी हालांकि जब तक ये बात प्रूव ना हो जाए आप इसको एक बायस ही रखेंगे, और उस दिन फिर ये और 2-3 बार्स और नीचे जाते हैं, और उसके बाद में बुल्स जो हैं यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ वापस दिखाने लगते हैं चार्ट में, लेकिन ये वापस सीपीआर से एक रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे आने लगता है। तो बुल्स ने अपनी प्रेजेंस शो तो की, लेकिन अभी भी सीपीआर के ऊपर तो जाना बात की बात है, दे हैव नॉट बीन एबल टू इवन क्रॉस थ्रू द सीपीआर ऑन दिस डे। पर इतनी स्ट्रेंथ से आपको लगता है कि हाँ अब जो हैं बुल्स धीरे धीरे चार्ट में लौट रहे हैं। अगला दिन का सीपीआर अगर आप देखें तो ये पिछले 2 दिन से नैरोअर है, और जो प्राइस की लोकेशन है, जो प्राइस क्लोज हुआ है, ये अगर प्राइस यहीं ओपन होता है अगले दिन, अगर प्राइस इसी लेवल पर ओपन होता है मान लीजिए बिना किसी गैप के, तो प्राइस कहाँ ओपन होगा, प्राइस ओपन होगा अबव द सीपीआर। ठीक है, तो पहली बार इतने दिन के डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन हो रहा है।
दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन होगा और एक बुल्स जो है ग्रेजुअली अपने जो मूव है उसको आगे बढ़ाएंगे और हमको एक बुलिश मूव मिल सकती है बहुत दिनों के बाद में। या फिर क्या होगा कि बेयर्स वापस लौट आएंगे और प्राइस को वापस से सीपीआर के नीचे ले जा करके जो डिसेंडिंग हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप इन बाइसेस के साथ में मार्केट को एंटर करेंगे तो अगले दिन क्या होता है, ये फर्स्ट जो बार है ये कैसा बार है, इज इट अ नैरो रेंज बार और अ वाइड रेंज बार। तो मेरे पास कोई यहाँ पर इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है देखने के लिए, मुझे आंखों से दिख रहा है कि एक वाइड रेंज बार है, इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा। ये छोटा बार नहीं है, ये ऐसे 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 वाला नहीं है ये, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है अबव द सीपीआर, और इसमें एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग तो यहाँ तक है ही है। ये प्राइस इवन इट हैज़ ट्राइड टू क्रॉस द रेंज ऑल्सो। तो ये एक्शन है बुलिश। आगे दिन कैसे प्रोग्रेस करता है उसके बेसिस पर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो हमारी डिसीजंस हैं वो अब क्लियर हो रही हैं। इट लुक्स लाइक अ ट्रेडेबल डे and the direction seems to be bullish, and this is a bullish day after so many down days, so you can have a higher conviction कि आज मैं एक bullish trade लूँगा। और उस दिन अब वाकई में इस दिन का प्राइस एक्शन जो है ये क्लियरली बता रहा है कि जो बुल्स हैं वो वापस लौट आए हैं, एक छोटी सी मूवी से ही, लेकिन दे हैव मैनेज टू टेक द प्राइस अबव द रेंज, सीपीआर के ऊपर, रेंज के ऊपर। इसके अगले दिन आप देखिए इतने दिनों के डिसेंडिंग सीपीआर के बाद में, अच्छा जब भी आपने सीपीआर की ओरिएंटेशन देखनी है तो आपको जूम आउट करना पड़ेगा। आप जूम आउट करके ही देखेंगे कि चार्ट में आप हैं कहाँ पर, ठीक है। तो इतने दिन की डिसेंडिंग सीपीआर के बाद में यहाँ अब कल पहली बार सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर ओपन होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। तो दिस इज़ अ डिसेंडिंग रिवर्सल सीपीआर, ठीक है। और यदि प्राइस यहीं ओपन होता है तो इट विल ओपन अबव द सीपीआर। सीपीआर की विड्थ कैसी है, ये एक नैरो सीपीआर है। तो एकदम दिन सेट है फॉर अ स्ट्रॉन्ग मूव एंड प्रोबेबली ऑन द बुलिश साइड। लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर जो पहली बार है ये किस तरह की, इज इट अ नैरो रेंज बार और अ वाइड रेंज बार। दिस इज़ अ वाइड रेंज बार, वाइड रेंज कैंडल है, उसमें भी एक वाइड बॉडी कैंडल है। वाइड बॉडी कैंडल आपको क्लियरली बताती है कि एक साइड क्लियरली डोमिनेंट है इस चार्ट में, ठीक है। वो कौन सी साइड है, वो है बेरिश साइड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्राइस को जो बुल्स ने ओपन किया था यहाँ पर एक गैप के साथ सीपीआर के ऊपर, एक ही कैंडल में दे हैव मैनेज टू नॉट ओनली क्रॉस द सीपीआर बट क्लोज द प्राइस बिलो द सीपीआर। तो इससे ज़्यादा जो बेरिश एक्शन है वो क्या होगा, प्रॉब्ली यहाँ नीचे ही खुलता है गैप के साथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने इतनी मेहनत से एक व्यू बनाया, आपने ये सब ओरिएंटेशन सीपीआर के वेट थी वो सोचा कि आज तो भाई बहुत ज़बरदस्त बुलिश दिन होने वाला है, और पहले ही दिन जो है, पहली ही जो जो कैंडल है इसमें आपका जो व्यू है ये निगेट हो गया, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आपके बायस का निगेशन हो रहा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो ये बायस लेकर के यहाँ बैठे थे। बहुत लोग हैं जो सेम बायस के साथ बैठे थे, अब उनका बायस तो हो गया ख़राब। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बायस के बेसिस पर यहाँ पोजीशंस कैरी कर रहे थे, नाउ दे आर रनिंग फॉर कवर, ठीक है। तो ये बायस का निगेशन होने के बाद में जो वीक प्लेयर्स होते हैं, जो लोग इतनी जल्दी अपना जो स्विच है उसे फ्लिप नहीं कर पाते, वो फर्दर उस चार्ट में फिर पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर उसमें आपको फिर एक डायरेक्शनल मूव मिलने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है जब कुछ पार्टिसिपेंट्स उस चार्ट में से हट जा रहे हैं।
लेकिन आपको उसमें अब यहाँ पर आप एक बेरिश ट्रेड देखेंगे, ठीक है ना, आपको तुरंत द मोमेंट योर बायस हैज चेंज्ड, आपको वो इनिशियल जो बायस था वो ठीक है, लेकिन आपको तो प्रेजेंट में रहना है, आपको देखना है कि चार्ट आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, वो पिछले दिन का जो अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ये प्राइस जो था सीपीआर के ऊपर ही रहा, और इस सीपीआर को इसने दिन भर में टच ही नहीं करा। तो इस तरह के जो सीपीआर्स जो होते हैं, तो अगले 2-3 दिन के लिए जब भी ऐसा सीपीआर मिले तो उसको चार्ट पर मार्क करके रख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्जन सीपीआर, ट्रेडिशनली इस नाम से जाना जाता है। और ये ये सोचा जाता है कि अगर ये दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग 2 और 3 सेशंस। बहुत पुराना अगर हो तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑल्दो एक आपका बायस निगेट हो गया और यू आर हार्ट ब्रोकन, और यहाँ पर एक बेरिश एक कंसोलिडेशन के बाद में अब एक इस तरीके की मूव आपको मिल सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये जो जोन है दिस शुड पोज सम रेजिस्टेंस। तो अगर आप S1 पर यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इस जोन पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। फिर वो आगे चलकर हम जब एग्जिट और ट्रेड मैनेजमेंट देखेंगे तब देखेंगे। तो चलिए प्राइस वापस ये जो फ्लैगिश फॉर्मेशन है इससे इस सीपीआर में आ जा रहा है, और यहाँ से बेयर जो बुल्स हैं वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं, और रीएक्टिवेट होकर के दे आर टेकिंग द प्राइस अबव द सीपीआर। और यहाँ पर ये एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद में दे हैव मैनेज टू टेक द प्राइस अबव द रेंज। तो ये टोटली जो आपका बायस यहाँ था वो सही था, बायस गलत नहीं था, लेकिन ये एक ट्रैप था। तो ये सारी ये इस तरह से, ये जस्ट कहने का मतलब है कि ये एक वे है एक व्यू बनाने का, एक एक तरह से आप एनालाइज करिए, और इस तरह से एक स्टोरी अगर बनेगी तो फिर उसमें आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी और मज़ा भी आएगा। और जब आपका बायस निगेट हो जा रहा है तो उसमें भी आपको तुरंत जो प्राइस की जो प्रेजेंट स्थिति है उसके हिसाब से अडेप्ट करना है। बायस निगेट हो रहा है तो यह मन का हो तो अच्छा, और नहीं हो तो और भी अच्छा। इस अप्रोच के साथ में आप जाएं। अच्छा, इसके बाद में जो एक थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है चॉइस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, और मैं साइमल्टेनियसली दोनों में ट्रेड नहीं लेता हूँ कि दोनों में लॉन्ग ट्रेड ले लिया, दोनों में शॉर्ट ट्रेड ले लिया। ये दोनों में से एक में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में चूज़ करना कभी कभी आसान होता है, कभी कभी मुश्किल होता है। आइडियली निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, सिंक में होने चाहिए, तभी आपको एक सस्टेनेबल ट्रेडेबल मूव मिलेगी मोस्टली। तो इसमें कभी कभी दोनों एक ही तरह से मूव करते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो अलग अलग होती है प्राइस की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे देखें कि ये दो चार्ट्स हम दिखा रहे हैं, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, और जो प्राइस है मान लीजिए आपको एक इस तरह का मूव दे रहा है, ठीक है। और ये जैसा निफ्टी मूव कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ये इसी तरह की मूव आपको बैंक निफ्टी में मिल रही है। सेम दोनों का प्राइस का स्ट्रक्चर है और सेम लोकेशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2 पेन्स में रखना इनको मुझे सही लगता है, साइमल्टेनियसली दोनों को देखा जा सकता है। फिर जिसमें आपने काम करना है उस पेन पर आप स्विच कर जाइए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये सीपीआर और ये रेंज है, और दोनों ही केसेस में ये सीपीआर के ऊपर ओपन हो रहा है प्राइस और फिर रेंज के ऊपर जा रहा है, और दोनों ही केसेस में आपको एक बुलिश मूव मिल रही है। तो इस तरह के केस में अब आप और फैक्टर्स देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई इस दिन जो है ये जो मेरा सीपीआर था ये नैरो है,
बैंक निफ्टी में, नॉट इन निफ्टी, तो प्रोबेबली मैं इधर ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, इधर ज़्यादा सा मुझे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिल सकती है डायरेक्शनल। तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। दूसरे तरह का चार्ट या दूसरे तरह की कंडीशन वो हो सकती है जिसमें आपको एक ही लोकेशन पर, जैसे ये मान लीजिए ये जो S1 जो पिवट है, इसके आसपास ही प्राइस मिल रहा है, ठीक है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें भी आपको यही प्राइस मिल रहा है, लेकिन एक बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है। लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बुलिश है या बिल्कुल CPR के अंदर है और बैंक निफ्टी ओवरली बेरिश है। दोनों में ही बेरिशनेस है, लेकिन इसकी जो बेरिशनेस है बहुत सबड्यूड है, इसकी बहुत क्लियर है। प्राइस दोनों में ही S1 के ही आसपास रह जा रहा है। इस तरह के ये एग्जांपल, ये चार्ट है। तो इसमें आप देखिए, तो बैंक निफ्टी में आपको एक इनिशियल बेरिश मूव के बाद में पूरे दिन द मूव वो स्टॉल्ड अराउंड द पिवट के ही बिल्कुल आसपास रहा, S1 के बहुत दूर नहीं गया इससे। लेकिन अगर निफ्टी में थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद में आपको एक ये ट्रेडेबल मूव दिख रही है, तो इस दिन में आप फिर की आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया तो फिर यहाँ तो आप अजीबल आप बस चॉप आउट होकर के ही रह जाओगे। कैसे अब इसमें डिसाइड करें, ये तो लाइव मार्केट में हो रहा है। ये बाद में तो कहना देखना बड़ा आसान है कि भाई ये तो हाँ ठीक है, आपने देख लिया कि ये नीचे जा रहा था, ये नीचे नहीं गया। तो और फैक्टर्स जो हैं आप उसमें यूज़ कीजिए, जैसे कि आप इसमें CPR रिलेशनशिप्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियरली एक डिसेंडिंग CPR चल रहा था निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये वाले दिन का जो CPR है पिछले दिन के CPR से ओवरलैपिंग है, दिस इज़ ओवरलैपिंग बुलिश CPR। यानी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में द बुल्स आर ग्रेजुअली डिक्लेयरिंग देयर प्रेजेंस, वो कोशिश कर रहे हैं आने की। अब इस चार्ट में केवल बेयर्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको अगर एक बेरिश ट्रेड लेना है इन दोनों चार्ट्स में से, तो आप क्लियरली इसको प्रेफर करेंगे। इसका CPR नैरो है, इसका CPR वाइड है, ठीक है। यहाँ क्लियरली एक ओरिएंटेशन मिल रही है, यहाँ पर ओरिएंटेशन इतनी क्लियर नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें इन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है। तीसरे तरह की एक कंडीशन आपको मिल सकती है जिसमें कि ना सिर्फ दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनकी लोकेशन भी डिफरेंट है। मान लीजिए बैंक निफ्टी वहाँ पर है और निफ्टी यहाँ पर है, तो आप बताइए इन दोनों के बीच में कोई किसी तरह का कोई मैच, कोई सिंक नज़र आ रहा है? तो इस तरीके के दिन हालांकि थोड़े अनकॉमन ही होते हैं। तो जैसे आप इस दिन देखिए, तो निफ्टी एक बेरिश ओरिएंटेशन में नज़र आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो पूरा दिन है वो पिवट के ही आसपास ये रह गया। और बैंक निफ्टी हालांकि ओपन बेरिश हुआ था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है जिसमें बुल्स मैनेज टू टेक द प्राइस फ्रॉम बिलो टू अबव CPR, ठीक है। यहाँ तो ये S1 के नीचे है, यहाँ ये CPR के ऊपर है, लोकेशन डिफरेंट है। और ये मूव आपको बताती है कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेडेबिलिटी ज़्यादा है। प्रॉब्ली यहाँ पर आप ट्रेड ले करके बहुत ना के बराबर या ब्रेक इवन प्रॉफिट के साथ शायद निकल जाएं, लेकिन इधर आपको कोई ऐसी मेजर मूव नहीं मिल रही है। तो ऐसे दिन अनकॉमन होते हैं और ऐसे दिन में आपको प्योर डिस्क्रिशन के बेसिस पर ही चूज़ करना पड़ता है। बेटर ये है कि ऐसे दिनों को छोड़ दिया जाए जहाँ पर ये दोनों सिंक में नहीं है, वहाँ पर कोई बहुत बढ़िया मूव आमतौर पर हमें नहीं मिलती है। एक और तरह की आपको उसमें मूव मिल सकती है जिसमें एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है पर वो एक अलग अलग लोकेशन पर होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, निफ्टी ऊपर से नीचे आ रहा है, बेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन प्राइस CPR के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो एक रिवर्सल ट्रेड है, बैंक निफ्टी CPR के नीचे से ही बेरिश है और थ्रू आउट द डे बेरिश रहता है, ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेड हो गया। तो ऐसे दिन का एक एग्जांपल आप ये वाला देखें, तो बिल्कुल सेम दोनों का आप ओरिएंटेशन देख रहे हैं। तो निफ्टी में एक बेरिश ये गैप डाउन के बाद में बुल्स ऊपर जाते हैं, CPR से रेजिस्टेंस लेते हैं और प्राइस फिर वहाँ पे रह जाता है।
बैंक निफ्टी के केस में भी बुल्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन दे मैनेज टू टेक द प्राइस अबव द CPR, और फिर यहाँ से आपको एक मूव मिलती है। तो इन दोनों इस तरह के अगर आपको दिन मिल रहे हैं जहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है बट उनकी लोकेशन डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ वो वाला चार्ट चूज़ करना जिसमें डायरेक्शन क्लियरली चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज हो गई है मतलब कहें तो लोकेशन चेंज हो गई है प्राइस की। ये CPR के ऊपर एक बुलिश ट्रेड मिल रहा है, तो आई विल प्रेफर दिस ट्रेड रादर देन अ बुलिश ट्रेड बिलो द CPR। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर एक इस तरह की मैट्रिक्स सोच सकते हैं कि अगर लोकेशन सेम है दोनों की, तो फिर स्ट्रक्चर फिर आप देखिए कि आप प्रेफर आप इसको कीजिए जहाँ पर स्ट्रक्चर और लोकेशन दोनों सेम है, तो फिर वहाँ पर इट विल बी, आप इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक अप्रोच भी रख सकते हैं, या फिर जो चार्ट आपको आंखों से देखने से थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग लग रहा हो उसको चूज़ कर सकते हैं। और जब दोनों की लोकेशन सेम होती है तो आप मेनली CPR रिलेशनशिप्स और CPR विड्थ के बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। और जब अगर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आप आप प्राइमरीली उस स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देंगे जो ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। दोनों ही डिफरेंट हैं तो फिर ये बहुत अनकॉमन है और यू शुड अवॉइड सच डेज। और अगर स्ट्रक्चर सेम है और लोकेशन डिफरेंट है, तो जैसे हमने देखा कि जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है प्राइस की, बुलिश से बेरिश हो जा रहा है, वो वाला चार्ट आप प्रेफर कीजिए। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए एक प्री मार्केट रूटीन की तरह सर्व करेंगी, या रादर कहें तो प्री एंट्री रूटीन, यानी एंट्री लेने से पहले हमें ये सब चीज़ें एक प्री मार्केट बायस बना के रखना चाहिए, फर्स्ट बार फीडबैक लेना चाहिए और दोनों इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट की चॉइस करनी चाहिए। तो इसमें अब जाते जाते एक कोट के साथ फिर से आपको छोड़ जा रहा हूँ। ये हैं जैक निकलस। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम्स। ही हैज़ वन मोर मेजर्स देन टाइगर वुड्स। तो ये अपनी फेमस पुरानी बहुत बुक है गोल्फ माई वे, उसमें कहते हैं कि आई हैव नेवर हिट अ शॉट नॉट इवन इन प्रैक्टिस विदाउट हैविंग अ शार्प पिक्चर ऑफ इट इन माई माइंड। ठीक है, तो ये लोग मैथ्यू हेडन, जैक निकलस, टाइगर वुड्स, ये लोग अपने फील्ड के गोट्स हैं और हमें सीखना चाहिए इनसे। अगर इतने बड़े, इतने चैम्पियंस को अगर प्रिपरेशन की, विजुअलाइजेशन की या रूटीन क्रिएशन की आवश्यकता है, तो आपके और मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोगों को तो बिल्कुल है। ठीक है, तो एक रूटीन जो है ये सर्व करता है एक रीसेट मैकेनिज़्म की तरह। पिछले दिन में जो कुछ भी हुआ, आपका ट्रेड बहुत बढ़िया गया, आपने बहुत ब्लंडर्स करे, गुड लक बैड लक जो कुछ भी आपने सोचा, वो सब कुछ पीछे रह जाता है जब आप एक अपना अगले दिन का रूटीन स्टार्ट करते हैं और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इफ़ यू अंडरगो द सेम रूटीन बिफोर एवरी ट्रेड, आप क्रिएट करते हैं फेमिलियरिटी, कंफर्ट, कामनेस, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक रूटीन जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली यही सब करो। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने बताया, आप देखो आपको क्या चीज़ सूट करती है और आप एक रूटीन बनाइए और उस तरह से मार्केट खुलने से पहले ही आप उसको एनालाइज कीजिए और एज द मार्केट ओपन्स एंड द प्राइस प्रोसीड्स आप आगे बढ़ते जाइए। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने इतना फिर से समय दिया मुझे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।